स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे हर दूसरा तीसरा आदमी आज परेशान है और ये बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों को घेर रहा है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। आज हम बात करेंगे डायबिटीज यानी मधुमेह की। ये मधुमेह कैसे होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या ये आनुवंशिक होता है, अगर मधुमेह हो जाए तो फिर कैसी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसा हमारा खान पान होना चाहिए, ये तमाम सवाल हैं जो आपके भी जहन में होंगे। तो इसीलिए आज हमने फोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया है ताकि आप हमें डायबिटीज यानी मधुमेह रोग के संबंध में जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो इससे पहले कि आप अपने विशेषज्ञ से आज मिलें, सबसे पहले हमारा फोन नंबर आप नोट कर लीजिए ताकि हमें फोन कर सकें और डायबिटीज के बारे में सवाल पूछ सके। हमारा फोन नंबर है 065122822607। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 065122822607। तो चलिए अब आपकी मुलाकात आज के विशेषज्ञ से हम करवा देते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में बने हुए हैं फिजिशियन के रूप में हैं डॉक्टर हिमालय कुमार झा, जो कि मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हैं CGHS में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर। जैसा कि हमने फ़ोन नंबर दे ही दिया है और मधुमेह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में तमाम लोग आज के समय में जानना चाहते हैं कि क्या है, कैसे होता है। तो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमें फ़ोन कॉल मिलने लगेंगे। तब तक सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये मधुमेह रोग, अभी भी लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये डायबिटीज़ क्या है, मतलब किस चीज़ से होता है, कैसे होता है। मधुमेह मैडम ऐसा है कि एक मेटाबॉलिक डिजीज है जिसमें हमारे शरीर में ब्लड शुगर यानी कि शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ये बढ़ने का कारण या तो इंसुलिन की डिफिशियंसी हो सकती है या इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि इंसुलिन हमारे अंगों पर उसकी मात्रा सामान्य होते हुए भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती है और इसमें कई कारण हैं। एक कारण जो है जेनेटिक कारण है और दूसरा कारण जो है हमारा वातावरण है, यानी कि हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा फूड और कई दवाइयाँ और एंजाइटी, टेंशन, कई कारण है। तो एक जेनेटिक कारण जो है उसमें अगर एक पेरेंट अफेक्टेड है डायबिटीज से तो रिस्क 40% बच्चों में हो सकता है। अगर दोनों पेरेंट्स प्रभावित हैं अगर मधुमेह से तो उसका रिस्क जो है डायबिटीज का 70% तक हो सकता है। लेकिन रेस्ट जो पार्ट है 70% से ऊपर वाला भाग है वो कहाँ से आ रहा है, वो हमारे लाइफ स्टाइल से निर्भर करता है। यानी कि हमारे किसी तरह से फूड जो है गड़बड़ है, हम फाइनेस्ट फूड ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ओबेसिटी है, कई तरह की दवाइयों का सेवन कर रहे हैं जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ाता है। तो जेनेटिक कारण प्लस हमारा वातावरण, हमारा लाइफ स्टाइल, ये सभी कई कारण हैं जो मधुमेह को उत्पन्न करते हैं। जी जी। तो ये बहुत सारे कारण को आपने बताया है सर। तो हम बारी बारी से उसका हम विषय पर आएंगे। तब तक एक दर्शक ने हमें फोन किया है, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी मैं रमेश कुमार बोल रहा हूँ कुर्की से। जी सवाल पूछिए रमेश जी। जी मेरा सवाल है कि अगर शुरुआती दौर पे अगर डायबिटीज हो गया है तो उसका रोकथाम कैसे करेंगे और क्या क्या मतलब खाने में या मतलब एक्सरसाइज या फिर कुछ भी ट्रीटमेंट हो तो क्या क्या मतलब सावधानी बरत सकते हैं? हाँ सुनील जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि इसके रोकथाम कैसे किया जा सकता है। रोकथाम है और जिसका अच्छा प्रभाव भी है। पहले डायबिटिक जो होने का डिफिनीशन है, जब हमारा फास्टिंग 126 और उसके ऊपर है मिलीग्राम पर DL में, और खाने के बाद वाले जिसको बोलते हैं पोस्ट प्रांडियल, वो हमारा 200 से ज्यादा है तो उसको हम फ्रैंक डायबिटिक कहते हैं। अगर 126 से 110 के बीच में है फास्टिंग का लेवल, और पोस्ट प्रांडियल हमारा अगर 140 से 200 के अंदर है तो उसको प्री डायबिटिक स्टेज कहते हैं।
प्री डायबिटिक स्टेज में आपको या उस प्री डायबिटिक होने के पहले हमारा प्रिवेंटिव पार्ट बहुत काम करता है। वैसे डायबिटिक होने के बाद भी प्रिवेंटिव पार्ट काम करता है, जिससे दवाइयों की संख्या कम हो सकती है, शुगर कंट्रोल हो सकती है। लेकिन प्री डायबिटिक स्टेज में ब्रिस्क वॉकिंग का क्या है कि आप 150 मिनट इन ए वीक, माने 30 मिनट जो है ब्रिस्क वॉक पर डे एटलीस्ट 5 डेज इन ए वीक करते हैं, तो आपको उससे रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित हो सकता है और प्री डायबिटिक से आप डायबिटिक कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। और दूसरी बात है कि आप जो फूड लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड जो लेंगे, फाइनेस्ट स्टार्च लेंगे और जिसका डाइजेशन आसानी से हो जाता है, अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं, जैसे होल ग्रेन हुआ, व्हीट का ही अगर होल ग्रेन लेते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं और नॉन स्टार्ची जो वेजिटेबल्स है जैसे ब्रोकली लेते हैं, आपको गोभी कैबेज लेते हैं, तो पालक लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, शुगर का बढ़ना नियंत्रित किया जा सकता बिल्कुल, है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ब्रिस्क वॉकिंग है, अपने खान पान में बदलाव से हम इसको नियंत्रित रख सकते हैं। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते, कौन बोल रही हैं? जी मैं अनीता बोल रही हूँ मैम, नामकुम से। हाँ अनीता जी, क्या पूछना चाहती हैं? मैम एक्चुअली ना मेरे पापा को बहुत शुगर है, मतलब उनका 250 से ऊपर ही रहता है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? जी सबसे पहले मैडम ये पूछना चाहूंगा, आपने प्रश्न किया कोई दवा ले रहे हैं कि नहीं पिताजी? नंबर 1 नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो 250 आपका फास्टिंग है, रैंडम है कि पोस्ट प्रांडियल खाने के बाद वाला है, ये भी आपके पूछना जरूरी है। वैसे किसी भी बिल्कुल बताया जाए, खाने के पहले जो है वो उनका 140 के करीब है और खाने के बाद 250। तो मैडम ऐसा है कि इस कंडीशन को हम फ्रैंक डायबिटीज बोलते हैं। अगर 140 आपका फास्टिंग है और पीपी भी बढ़ा हुआ है, 200 से ऊपर है, तो आप फ्रैंक डायबिटिक हैं। इसमें लाइफ स्टाइल से ही केवल काम नहीं चलेगा, लेकिन इसमें आपको दवाई लेना जरूरी है। और दवाइयाँ कई तरह की, कुछ बेसिक दवाइयाँ हैं, मेटफॉर्मिन जो होता है, आप अपने फिजिशियन से, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिल करके, क्योंकि उसके लिए भी कुछ प्री कंडीशनिंग होता है जिसको ध्यान में रख के दवा को प्रेस्क्राइब किया जाता है कि अमुक दवा इस फलाना व्यक्ति को सूट करेगा कि नहीं करेगा। और इसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन काम करेगा। डाइट को ध्यान में रखिए कि जिसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है उसको नहीं लेना है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला जितना भी है, ध्यान में रखिए कि एक प्लेट हमारा जो है, प्लेट का 50% हिस्सा ग्रीन वेजिटेबल्स, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट से भरा होना चाहिए। प्लेट का वो 1/4 हिस्सा जो है वो होल ग्रेन से होना चाहिए, जिसमें रोटी हो सकता है, चोकर युक्त रोटी हो सकता है, ब्राउन राइस भी हो सकता है, और एक हिस्से में प्रोटीन वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, जिससे दाल होता है, आपको सोयाबीन हो सकता है, आपको राजमा हो सकता है। तो इस तरह का चीज, और एक हिस्सा अलग से मिल्क भी आप जो है स्किम्ड मिल्क, जिसमें फैट नहीं हो, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये मान के चलना है कि लाइफ स्टाइल के अलावा डॉक्टरी परामर्श पर एंटी डायबिटिक ड्रग जो है वो लेना जरूरी है। मतलब दवा भी लेना बहुत जरूरी है। भले हम खान पान जैसा आपने बताया कि बिल्कुल संतुलित रखें, डायबिटीज के हिसाब से रखें, और जो एक्सरसाइज के बारे में भी आपने बताया कि एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। ब्रिस्क वॉकिंग जो है वो 30 मिनट का ब्रिस्क वॉकिंग। तो जैसे जो कुछ जो उम्रदराज लोग हैं, जैसे इनके पिता हैं, हो सकता है कई बार चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो ऐसे लोगों के लिए किस तरह का व्यायाम की सलाह देते हैं? ऐसा मैडम है कि एक तो एरोबिक एक्सरसाइज है जो कि हम लोग करते हैं, जो कि जिसमें हमको चलना फिरता है। मान लीजिए नी का प्रॉब्लम है, तो हम बहुत सारी पैसिव एक्सरसाइज बैठ के भी कर सकते हैं, जिसमें जो हमारे
सोलियस मसल है, हाँ। गैस्ट्रोनियम, उसका स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती स्ट्रेचिंग है। एक्सरसाइज। तो उस एक्सरसाइज को कर करके, क्योंकि जितना बड़ा मसल हमारे पाँव में है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं चलना, अगर चलना प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है, एक्सरसाइज उसके बावजूद भी किया जा सकता है। और बहुत सारे स्ट्रेंथ इंड्योरेंस एक्सरसाइज है, मसल एक्सरसाइज है, उसको भी बिल्कुल उनके बारे में पता करके उनको अपनाया जा सकता है। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर हमसे। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्ते। हाँ प्रणाम मैडम। हाँ प्रणाम, कौन बोल रहे हैं? हम राजेंद्र कुमार साहू हटिया से बोल रहे हैं। हाँ राजेंद्र जी, सवाल पूछिए। सवाल यही है ना कि डायबिटीज और खून में जो है ना कीटोन जो होता है ना, उसमें क्या संबंध है? देखिए, कीटोन, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि हमारा कीटोन जो है ये हमारे फैट के मेटाबॉलिज्म से बनता है। दो कंडीशन में कीटोन बन सकता है। कीटोन अक्सर जो है डायबिटिक के अलावा कंडीशन में भी, स्टारवेशन में भी हो सकता है, माल न्यूट्रिशन में भी हो सकता है। लेकिन कीटोन जो डायबिटिक, खास करके टाइप 1 डायबिटिक में कीटोन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। टाइप 2 में अक्सर कीटोन बनना उतना कॉमन नहीं है। जी। तो कीटोन क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट और एसीटोएसीटेट, ये कीटोन्स हैं। ये कीटोन्स क्या होता है कि यूरिन में हम देखते हैं, लेकिन कई बार यूरिन में जो है ये कीटोन्स जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट जो है वो यूरिन में नहीं आता है। यूरिन के लिए हम नाइट्रोफोसाइड टेस्ट करते हैं जिसमें पता चलता है कि कीटोन्स है। जी। लेकिन उसके लिए ब्लड का कीटोन्स देखना जरूरी है। ये किस संभावना है, डायबिटिक का मरीज अचानक कोई इन्फेक्शन, टाइप 1 डायबिटिक का मरीज है, इन्फेक्शन हुआ, स्ट्रेस हुआ, अचानक इंसुलिन छोड़ दिया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमको चाहे इन्फेक्शन या किसी कारण से है, कीटोन्स बन जाता है। यानी कि हमको डिहाइड्रेशन होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, और तीसरा जो है कीटोन्स बनेगा। तो आपको उल्टी हो रही है, अगर आपका सांस जो है सामान्य से ज्यादा हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, आपको नोजिया इवन हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप समझ लीजिए कि कीटोन्स बनने की संभावना है। तो उसमें आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें। और इसीलिए आपका जो ग्लूकोज और कीटोन्स का संबंध जो है वो टाइप 1 डायबिटिक में ज्यादा है। अगर आप दवाइयों को सही ढंग से नहीं अगर लेते हैं, अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है, किसी तरह इनकम्प्लीट डोज ले रहे हैं, उसमें आपको कीटोन्स बनने की संभावना हो सकती है। इसलिए बीच बीच में अगर कुछ भी इस तरह लगता है, यूरिन कीटोन्स को करा ले। ठीक है, मतलब इस तरह की जांच से पता लगाया जा सकता है कि इसका फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं डायबिटीज को लेके, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। अभी आंख की बात हो रही थी, और उसके बाद अभी और भी कई सब्जेक्ट जो हैं मेरे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, मुझे मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो उनका फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? ब्रिस्कमराम बोल रहा हूँ जी। ब्रिस्कमराम बोल रहा हूँ। हाँ जी, सवाल पूछिए। मेरे को डायबिटीज हो गई है, 400 से ऊपर रहता है मेरा शुगर। तो आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं कि नहीं, किसी डॉक्टर से? या सॉरी, फिर से बोला जाए। हाँ, तो आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं कि ऐसे ही इंतजार कर रहे हैं? नहीं, ले रहा हूँ मैं। हाँ, तो दवा आप ले रहे हैं तो दो ही कारण है कि इतना शुगर बढ़ गया है। नंबर 1 कारण, हाँ 400 के पार है, तो आप तुरंत अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिले या फिजिशियन से मिले, इसलिए क्योंकि 400 या तो आप दवा नहीं ले, बीच बीच में छूट रहा है, या जो सफिशिएंट डोज नहीं ले रहे हैं, और साथ में आपका कहीं से आपका फूड और लाइफ स्टाइल या स्ट्रेस वाला कंपोनेंट है जो आपको शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसमें दवा का टाइट्रेशन और डोज एडजस्टमेंट जरूरी होता है। और खास करके आपका डायबिटीज अगर बहुत लंबे अरसे से इस तरह बढ़ा हुआ है तो इंसुलिन लेने की भी संभावना बन सकती है। उसके लिए कुछ
ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, फास्टिंग, पीपी, रूटीन, यूरिन, किडनी फंक्शन, ये सब जांच कराना होगा। इसको आप साधारण तौर पर न लें और इसको अन्यथा भी नहीं माने, क्योंकि इसको आपको कराना जरूरी है। जी जी जी, क्योंकि बहुत ज्यादा शुगर हाई है और आप सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि आप दवा ले रहे हैं, वो कंप्लीट कोर्स ले रहे हैं कि बीच में आप गैप हो रहा है। मतलब एक बार इनको रीचेक कराने की जरूरत है कि और क्या जरूरतें हैं। एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार नमस्कार, लल्लू बोल रहा लल्लू। हाँ हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? इलाहाबाद। इलाहाबाद से। क्या पूछना चाहते हैं? शुगर के लिए ये जैसे हो जाए तो क्या दवा खाना जरूरी रहता है? हाँ देखिए, एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम प्री डायबिटिक स्टेज में, पहले हमने चर्चा किया है कि अगर 126 के नीचे है तो उस कंडीशन में आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब ब्रिस्क वॉकिंग करके, अपने डाइट को सुधार करके, रेगुलर हो करके, जंक फूड को अवॉइड करके, होल ग्रेन को बढ़ा करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि कई स्टडीज हुए हैं जिसमें देखा गया है कि हमारे ब्रिस्क वॉकिंग से ही 50% डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम है, उसमें देखा गया है कि 50% से लोग 50% से के करीब लोग जो है नॉन डायबिटीज, प्री डायबिटिक से डायबिटिक नहीं हुए हैं या शुगर कंट्रोल हो गया। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपका शुगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो उसमें मेडिसिन लेना अत्यंत जरूरी है। आप, ऐसा नहीं है कि आपने अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया, आप रेगुलर हैं, डाइट आपका सही है, उसके बावजूद भी आपका शुगर जो है 126 फास्टिंग से ज्यादा और पीपी 200 से ज्यादा है, तो उसमें आपको मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे ऑर्गन जो डायबिटीज के दुष्प्रभाव से अफेक्टेड होंगे, जैसे रेटिनोपैथी की चर्चा हुई, किडनी के लिए नेफ्रोपैथी की चर्चा हुई, तो नर्व के लिए न्यूरोपैथी की चर्चा हुई, तो वे ऑर्गन प्रभावित नहीं होंगे। हृदय घात भी जो है वो डायबिटिक के मरीजों को तिगुना ज्यादा होता है। तो इस ख्याल से एक तो डायबिटीज का जो कॉम्प्लिकेशंस है और हमारे ऑर्गन्स पर दुष्प्रभाव है, उसको बचने के लिए शुगर को कंट्रोल करना जरूरी है। वो आपके लाइफ स्टाइल के साथ दवाइयां भी सेवन करना जरूरी है अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल, एक बार डायबिटिक हो गए तो दवा को भी मतलब दिनचर्या का हिस्सा मान लेना चाहिए। और साथ साथ खान पान और एक्सरसाइज जो आप बराबर बोल रहे हैं वो तो बहुत जरूरी है। वो हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन डायबिटिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हर अंग पर ये डायबिटीज का बुरा असर पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। और जैसे जैसे ये जो डायबिटीज है लंबी होती चली जाती है तो बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव आता है। अगर कंट्रोल्ड है तो भी आएगा क्या बढ़ती उम्र के साथ? देखिए, ऐसा है कि कंट्रोल में के साथ भी अन्य कई कारण हैं। एक ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी होता है। ये हम सीजीएम करते हैं, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं जी। और टाइम इन रेंज होना चाहिए शुगर। आपका कभी शुगर एकदम कंट्रोल है, कभी ज्यादा उछाल है। अच्छा। तो इसका भी अंगों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो केवल एक फास्टिंग और पोस्ट प्रांडियल साथ में 3 महीने का शुगर, इतना तो मिनिमम आवश्यकता है ठीक रखने की। साथ में किडनी फंक्शन को देखना, लेकिन ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी को देखना जरूरी है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम 70% ऑफ द टाइम में कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी हमारा 300 चला गया, कभी 60 चला गया। तो ये वेरिएबिलिटी अगर ज्यादा होता है तो इसका ऑर्गन पर दुष्प्रभाव। फास्टिंग कंट्रोल है लेकिन खाने वाला कंट्रोल नहीं है, इसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है। जी, जी, जी। तो शुगर कंट्रोल के बावजूद भी कुछ ऑर्गन, कुछ जेनेटिक कारण है। अगर शुगर कंट्रोल है लेकिन पेरेंट्स अगर किडनी से प्रभावित हैं तो लेकिन तब है कि डायबिटीज कंट्रोल है तो ऑर्गन पर दुष्प्रभाव कम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं हमसे सर। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम। हाँ, ये मैं पूछना चाहती हूँ
जी कि अभी पापा को एडमिट किए थे, वो पहले से भी शुगर के पेशेंट है। तो पहले तो केवल वो मेटफॉर्मिन 500 ही खा रहे थे, लेकिन अभी जैसे एडमिट हुए ना तो उनका ब्लड शुगर फास्टिंग लिया गया तो 160 था। तो जब डिस्चार्ज हुए तो डॉक्टर उनको मेटफॉर्मिन और ग्लीमिप्राइड का कॉम्बिनेशन दवा लिखे, तो क्या ये लाइफ टाइम ये चलेगा? देखिए मैडम, ऐसा है कि मेटफॉर्मिन जो है बेस लाइन ड्रग है, पहले से चला आ रहा है, लेकिन अगर उससे कंट्रोल नहीं होता है या मेटफॉर्मिन कितना आदमी टॉलरेट नहीं कर पाता है, और एडमिशन था उस समय हो सकता है कि ग्लिमिफ्राइड दिया गया कि इसको बोलते हैं इंसुलिन सिक्रेटिव गॉग, यानी कि हमारा बीटा सेल से इंसुलिन का रिलीज कराता है। उससे अगर शुगर कंट्रोल है तो उसको लेना पड़ेगा, लेकिन अगर रेंज से नीचे जा रहा है, अगर शुगर आपका 70 चला जा रहा है, तो उसको धीरे धीरे डोज को डॉक्टर से मिल करके, फिजिशियन से मिल करके उसको घटवाना होगा। और दूसरी बात है कि एडमिशन के समय कई बार ऐसी स्थिति होती है, एक्यूट इलनेस होता है तो इंसुलिन पर डालना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसुलिन पर डाला गया और वो लंबा डायबिटिक नहीं है तो उसमें कई बार इंसुलिन छूट जाता है। और खास के एक्यूट कंडीशन में इंसुलिन इसलिए डालना पड़ता है कि कोई मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, और उसको ध्यान में रखना है कि उस पीरियड में इंसुलिन को अवॉइड नहीं करना है। जब भी इंसुलिन छोड़ें तो डॉक्टरी सलाह पर लेने के बाद छोड़ें, डॉक्टर के कहने पर छोड़ें। कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिसेंट डायबिटिक होते हैं वो ग्लूकोटॉक्सिसिटी होते हैं, ग्लूकोज के टॉक्सिक इफेक्ट से हमारा बीटा सेल में जो प्री ग्रेन्यूल्स में इंसुलिन रिलीज नहीं होता है। तो क्या होता है, शुरू में इंसुलिन हम लोग रखते हैं लेकिन बाद में उसको टेबलेट में करते हैं। लेकिन लॉन्ग डायबिटिक है उसमें इंसुलिन पर अगर है तो वो इंसुलिन अक्सर छूट नहीं पाता। बिल्कुल, मतलब डॉक्टर से परामर्श को भी लेकर उनके और अंडर में ही रहना चाहिए। को स्टार्ट रखें, बीच में शुगर को चेक करते हुए जैसा रेंज के अंदर होगा तो उसमें कम ज्यादा किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, फोन कॉल्स तो भी और भी हमारे आ रहे हैं, लेकिन समय अब हमारे पास बचा नहीं है, 1 से 1.5 मिनट का समय है। तो चूंकि अब चलते चलते मैं ही आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये जो मौसम है, अभी जो इतना तापमान जो बिल्कुल बढ़ोतरी हुई है, तो इसका भी कुछ असर पड़ता है डायबिटिक के मरीजों को? 2 लाइन में सर बता दीजिए क्या क्या सावधानियां रखें ऐसे मौसम में। डायबिटिक मरीजों में क्या होता है कि ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होता है, और जो टेम्परेचर है डायबिटिक मरीज सामान्य मरीज की तरह उस टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते, जिसमें लू लगना या हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, हीट एक्जशन हो सकता है, तो उसको डिहाइड्रेटेड नहीं रहना है। डायबिटिक मरीज को डिहाइड्रेशन का केयर ज्यादा करना है, शरीर में सॉल्ट की भी कमी नहीं हो ये भी ध्यान में रखा है। तो डायरेक्ट लू ना मारे इसलिए अपने या तो धूप में डायरेक्ट नहीं निकले, अगर संभव हो सकता है। अगर निकलते हैं तो अपने फेस या पूरे शरीर को ढक कर रखें, या अम्ब्रेला का उपयोग करें, गोगल्स का उपयोग करें और अपने को बचाएं। इसलिए डायबिटिक मरीजों के लिए सलाह है कि आप कोशिश करें कि लू न लगे, इसलिए पूरे डिहाइड्रेशन को बचाएं, सॉल्ट का सही इंटेक लें, और तीसरा जो है धूप से बचें। बिल्कुल। तो ये जो गर्मी का मौसम है, इसमें तो सभी लोगों को एहतियात लेने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन अगर कोई बीमारी से ग्रसित हैं और डायबिटिक हैं तो जैसा आपने कहा है, हमें उम्मीद है कि उस तरह का व्यवहार और आचरण करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है, कीमती वक्त दिया है, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए हैं, तो सर आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब ने कार्यक्रम देखा है तो हमें उम्मीद है कि इनका पालन करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।